हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं पेपर नंबर सेकंड, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर नंबर सेकंड जो अपना था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, पेपर नंबर सेकंड की अपन बात करें यदि, तो पेपर नंबर सेकंड में क्या था अपने पास, पेपर नंबर सेकंड उसमें आपकी दो बुक्स थी। एक तो थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और साथ में इसके थे मैट्रिक स्पेस, साथ में क्या थी इसकी मैट्रिक स्पेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण, और इसको कहते हैं दूरिक समष्टि। ठीक है, इसको ये जो दूरिक समष्टि आपकी है वो थ्योरेटिकल बुक्स है, मतलब उसमें परिभाषाएं हैं, एग्जांपल्स भी है, थ्योरम्स भी है, इस वजह से इसको आपने स्किप कर दिया था। लेकिन अब इसको कंप्लीट करवाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसको कंप्लीट करवा ही दिया, उसके दो आपके यूनिट इसमें दो है। कितनी यूनिट है इसमें? 2 यूनिट है, और 3 यूनिट इसके सिलेबस में आपके आती है। तो अपन अब इसको करेंगे साथ साथ में। और देखो साथ में अपन पेपर फर्स्ट पे चला रखा है अपने। पेपर फर्स्ट में अपना जो यूनिट 1 है, यूनिट जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, तो थर्ड अपनी कंप्लीट होने वाली है। आज ये कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, एक लेक्चर बाकी इसका। और फोर्थ को मैंने करवा रखा है, उसमें एक वीडियो या 2 वीडियो और अपलोड करने हैं, वो भी कंप्लीट। और फिर अपन करेंगे 5 फिफ्थ वाली यूनिट। ठीक है, उसको वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। और साथ में अपन ने पेपर थर्ड भी चला रखा है, और पेपर थर्ड में क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के वीडियो डाल रहा हूँ। और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की जो आपकी 5वीं यूनिट है जिसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम है, वो भी आपको मैं डालने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, तो आपको सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको सबको स्टार्ट करते रहो, साथ साथ में पढ़ाई करते रहो। पेपर सारे आपको एक साथ ही मैं कवर करवा दूंगा, अभी टाइम अपने पास पड़ा है। ठीक है ना, तो देखो पहले अपन मैट्रिक स्पेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें अपन पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या अपने सिलेबस में अपन को किस प्रकार से इसको पढ़ना है। परंतु इसमें साथ साथ में आपको पढ़ना भी पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरम और थ्योरी और एग्जाम्पल सारे ही इसमें आते हैं। ठीक है ना, तो देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बुक मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि। ठीक है, तो अपन पहले बात कर लेते हैं किसकी, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट में अपने कौन से चैप्टर अपने को पढ़ना है। सिलेबस की हर बार की तरह सिलेबस ही डिस्कस करते हैं फर्स्टली, तो पहले अपन सिलेबस ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यदि अपन बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आपके यूनिट 1 में कौन सी यूनिट आएगी? यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। एक तो आएगा पहला रियल नंबर सिस्टम, और एक आएगा द पॉइंट सेट थ्योरी। रियल नंबर सिस्टम, दूसरा आएगा पॉइंट सेट थ्योरी, द पॉइंट सेट थ्योरी। हिंदी में लिखने चाहे तो इसमें वास्तविक संख्या निकाय। इसमें तो अपन ये मान के चलो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसने अच्छे से तैयार कर ली ना, उसको यदि मैट्रिक स्पेस है वो कम भी करके चला जाएगा ना, अच्छे से कम करने का मतलब है कि सारी यूनिट्स ना कवर करके यदि 2 यूनिट भी अच्छे से कवर कर जाएगा ना इसमें, तो आपका ये मान लो अच्छा पेपर हो जाएगा। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि 5 यूनिट तैयार तो करके चले जाओगे, लेकिन आपको वहां पे कितना याद रहता है, इंपॉर्टेंट वो चीज होती है। एग्जाम में आप कितना परफॉर्म कर पाते हो, इंपॉर्टेंट वो होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपने कितना मैटर तैयार करके आए हो घर से। मैटर तो सब तैयार करके आते हैं, 5 यूनिट का भी लोग तैयार करके आते हैं, लेकिन वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मेनली इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि परफॉर्म करना जरूरी है। कि आप इतना आप भाई जैसे मान लो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी तैयार करके गए, मैट्रिक स्पेस को भी तैयार करके गए, क्योंकि इतनी तो थ्योरम हो जाएगी, इतने एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, तो वहां पे लिखना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको लिखा तभी जाएगा तब आप इनको, जब आप इनको अच्छे से रफ कॉपी में 2-3 बार 4 बार लिख के जाओगे ना घर से, तब लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में, और बढ़िया तरीके से थ्योरम को याद करो। ठीक है ना,
यूनिट नंबर 2 में आपका चैप्टर है, पहला एक चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि। इसमें आपको मैं 2 यूनिट इतने अच्छे से तैयार करवा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको इस पेपर में। 5 जो आपकी यूनिट 5 है उसमें से आपको 4 यूनिट हो जाएगी तैयार अपने। ओपन एंड क्लोज सेट, क्लोज सेट, विवर्त एवं समवर्त समुच्चय। विवर्त एवं समवर्त समुच्चय। पहली जो यूनिट थी अपने है वो रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय। दूसरा है द पॉइंट सेट थ्योरी, बिंदु समुच्चय सिद्धांत। दूसरी यूनिट के अंडर में आती है एक मैट्रिक स्पेस। दूसरा आता है अपना ओपन एंड क्लोज सेट। और थर्ड जो यूनिट आती है उसके अंडर में अपने चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं? कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूस फंक्शन, कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूस फंक्शन, अभिसरण एवं सतत फलन। दूसरा अपना आता है कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस। संहतता एवं संबद्धता। फर्स्टली अपना टारगेट रहेगा 2 यूनिट के लिए, ठीक है ना। देखो जो बातें हैं वो क्लियर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये पूरी थ्योरेटिकल बुक्स है, इसलिए लास्ट में स्टार्ट करने का इसलिए था कि लास्ट में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि थ्योरेटिकल बुक्स है। तो थ्योरेटिकल बुक्स को अपन वैसे भी लास्ट में पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थ्योरी रहेगी पूरे, जो आपके 6 चैप्टर है उन सारे चैप्टर में आपकी थ्योरी मिलेगी। तो जो अपन पहला जो यूनिट वैसे स्टार्ट करेंगे, वैसे पहला अपन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपन इसे स्टार्ट नहीं करेंगे, पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे, अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पहला स्टार्ट करेंगे ये मैट्रिक स्पेस का। क्योंकि मैट्रिक स्पेस है वो आपका पहला चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इतनी थ्योरम नहीं मिलेगी, परिभाषा मिल जाएगी, आराम से आप इसको आराम से कवर कर सकते हो। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज सेट। जो रियल में बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन पढ़ने वाले हैं 2 यूनिट इसमें कितनी यूनिट कवर करेंगे? 2 यूनिट ही कवर करेंगे। और फिर अपने पास यदि टाइम रहा ना, तो तीसरी यूनिट पढ़ाई जाएगी, नहीं तो आपको 2 यूनिट तो आपको पढ़ा दी जाएगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 2 यूनिट पढ़ा दी गई है और 2 यूनिट इसकी करवा देंगे, तो आपकी यूनिट हो जाएगी 4। और 4 यूनिट आप अच्छे से तैयार करके चले जाओगे तो ये मान लो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? मैट्रिक स्पेस, ठीक है। उसके बाद में रियल नंबर सिस्टम और द पॉइंट सेट थ्योरी दोनों एक साथ करवाऊंगा और उसके बाद में ओपन एंड क्लोज सेट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार वापस बता देता हूँ सिलेबस में क्या क्या है। यूनिट 1 में द रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय, द पॉइंट सेट थ्योरी। दूसरा यूनिट आपके पास है उसमें मैट्रिक स्पेस, ओपन एंड क्लोज सेट। और थर्ड यूनिट है उसमें कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूस फंक्शन। और फिर अपना दूसरा चैप्टर है कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस, तो संहतता एवं संबद्धता। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना चैप्टर रहेगा सिलेबस का वो यूनिट रहेगी 2, लेकिन अपन ऐसे पढ़ के चलते हैं कि अपन पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, मैट्रिक स्पेस। तो देखो मैट्रिक स्पेस से स्टार्ट करेंगे अपन। मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि, मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टि, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, दूरिक समष्टि को पढ़ते हैं कि दूरिक समष्टि होती क्या है। तो दूरिक समष्टि मैट्रिक स्पेस, ये आपकी परिभाषा पूछी हुई है 2019 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 2014 में, 2015 में और 2014 में, ये अपनी परिभाषा पूछी हुई है 2014 में। 20
ठीक है, 2019 में, 2015 में और 2014 में, ये परिभाषा। अब इसमें परिभाषा पूछी जाती है और साथ साथ में इनको याद भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दूरी की क्या परिभाषा होती है और फिर अपन क्या पढ़ेंगे दूरिक समष्टि की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो परिभाषा आती है वो आपकी आती है दूरिक। दूरिक मैट्रिक इसको कहते हैं। पहली परिभाषा आती है वो आती है दूरिक की और फिर अपन पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस की। दूरिक जिसको कहते हैं मैट्रिक। मैट्रिक क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं। माना कि अक्ष एक अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त समुच्चय। माना कि अक्ष क्या है, एक अरिक्त समुच्चय। ध्यान से परिभाषा लिखना और ध्यान से इनको समझना, बहुत इजी ये आपकी ये बुक्स होने वाली है वैसे तो, क्योंकि आप यदि छोटी छोटी परिभाषाओं को याद कर लोगे तो इजी है सब चीजें। माना कि अक्ष क्या है, एक अरिक्त समुच्चय। ठीक है, माना अक्ष क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। अक्ष क्रॉस अक्ष, अक्ष क्रॉस अक्ष से वास्तविक संख्याओं, अक्ष क्रॉस अक्ष से वास्तविक संख्याओं, ये फलन है, देखो अक्ष क्रॉस अक्ष है ना, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, समुच्चय आर में परिभाषित फलन डी दूरिक कहलाता है। फलन डी दूरिक कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि फलन डी अक्ष वाई जेड बिलोंग्स टू अक्ष के लिए निम्न अभिगृहित, पहले परिभाषा लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं, निम्न अभिगृहित को संतुष्ट करता है। निम्न अभिगृहितों को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं दूरिक समष्टिक परिभाषा। दूरिक समष्टिक परिभाषा पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे दूरिक क्या होती है, मैट्रिक इसको कहते हैं। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि अक्ष एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अक्ष क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अक्ष क्रॉस अक्ष से एक फलन डिफाइन है और उस फलन में अक्ष क्रॉस अक्ष से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर एक परिभाषित एक फलन डी है। वो दूरिक कब कहलाएगा, जब डी अक्ष वाई, स्मॉल अक्ष वाई जेड जो अक्ष के अवयव है उन अवयव के लिए निम्न अभिगृहितों को संतुष्ट करे। मतलब अपने पास चार कंडीशन है, यदि चार कंडीशन को कोई भी फलन डी है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, चारों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा, तब उसको अपन क्या कहेंगे, दूरिक कहेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो आपकी पहली कंडीशन क्या होती है, M1 क्या होता है, दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस फाइंड करना। दूरी को वैसे क्या वैसे यदि अपन देखें दूरी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस निकालना। दो पॉइंट के बीच में अपन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही आपका दूरी का होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है M1, जिसको अपन कहते हैं दूरी को M से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए M1 बोल दिया। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि अक्ष एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अक्ष क्रॉस अक्ष से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित फलन जो D है वो दूरी तब कहलाएगा जब इस कैपिटल अक्ष से अपन यदि तीन अवयव ले, स्मॉल अक्ष वाई जेड ले, बिलोंग्स टू अक्ष के लिए निम्न अभिगृहितों को, जो भी आपकी कंडीशंस है उन कंडीशनों को जो सेटिस्फाई करेगा D, वही आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक कहलाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो आपकी पहली कंडीशन होती है कि अक्ष और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये कहलाती है कि अक्ष और वाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिविटी की, ऋणात्मकता की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को ये नाम कहते हैं, जैसे नॉन नेगेटिव। देखो ध्यान से समझेंगे, मेरे को पता है ये थ्योरेटिकल है इसलिए मैं आपको आराम आराम से इसको पढ़ाऊंगा। नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। जब अपन
जब अपन अच्छे से समझ लेंगे तो अब अपन इसका क्या कर लेंगे, फ्लो पकड़ लेंगे आराम से, फिर फास्ट चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में समझाना आराम से पड़ेगा आपको। तो पहली कंडीशन तो क्या है, एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन निकालेंगे और वो क्या आनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी ये कंडीशन होती है कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस यदि इक्वल टू 0 है, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस यदि इक्वल टू 0 है, तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल होना चाहिए, यदि और केवल यदि एक्स और वाई है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि और केवल यदि और केवल यदि एक्स और वाई है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक ही कंडीशन में ये कंडीशन होगी जब एक्स और वाई दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, देखो दूरिक समष्टि की यही परिभाषा याद हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दूरिक समष्टि की परिभाषा में पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस यदि 0 है तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा जब एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यदि और केवल यदि का मतलब ये होता है कि कंडीशन दोनों तरफ से सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। मतलब कंडीशन दोनों तरफ से सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि जब अपन डी एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस यदि 0 है तो एक्स बराबर वाई होता है, और यदि एक्स बराबर वाई है तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। अब एक तरीका और भी है इसका लिखने का तरीका, वो भी मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो एक ही बात है। देखो दूसरे तरीके से यदि अपन लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हो। यदि और केवल यदि का ये साइन होता है, दोनों तरफ से तीर लगे होते हैं, एक्स इक्वल टू वाई, ये आपका होता है कंडीशन। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि हिंदी में भी लिख सकते हो, और ये आप दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हो, तो ये होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। यदि और केवल यदि मैंने आपको बताया भी था कि यदि और केवल यदि का मतलब होता है कि थ्योरम दोनों तरफ से प्रूफ होती है। यदि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस यदि 0 है तो एक्स बराबर वाई होता है, और एक्स बराबर यदि वाई होता है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। तो आप जानते ही हो, देखो वैसे भी आप इनको समझ भी सकते हो। देखो पहली बात तो आपको पता है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरी बात यदि अपन इसको प्रूव करना चाहे तो एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस 0 होगी, है ना। तो ये जो एक्स और वाई है दोनों तो पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, तभी 0 होंगे। पता ही है कैसे, देखो जैसे मान लो अपने पास ये पॉइंट है, जैसे मान लो 1/2 है और दूसरा पॉइंट भी 1/2 है, तो मान लो इसके डिस्टेंस निकाली इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये 0 ही आएगी। 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम ही है, तभी तो इसके बीच की डिस्टेंस 0 आ रही है। तो यही है कि यदि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस यदि 0 आ रही है तब इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे तब आपको पता है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये आपकी M2 कंडीशन होगी। M3 कंडीशन क्या कहती है, M3 कंडीशन कहती है कि यदि x और y के बीच की डिस्टेंस वही होनी चाहिए जो y और x के बीच की डिस्टेंस है, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो इस कंडीशन को अपन कहेंगे सिमेट्रिक, सममितता। इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्री। फोर्थ कंडीशन की यदि मैं बात करूं तो फोर्थ कंडीशन क्या होती है, फोर्थ कंडीशन होती है ट्रायंगल इनक्वलिटी, जो होती है dx y लेस देन एंड इक्वल टू होता है। यदि इनके बीच में एक्स जेड कोई एक पॉइंट है तो एक्स और जेड के बीच की डिस्टेंस और वाई और जेड के बीच की डिस्टेंस, या जेड और वाई के बीच की डिस्टेंस, वो के उसके मान से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका नाम होता है ट्रायंगल इनक्वलिटी, त्रिभुज असमीका। इसको तो हिंदी में कहते हैं सममित, और इसको यदि बोले तो अनिर्णात्मकता होती है, वैसे इंग्लिश में भी रख सकते हो याद। इसको कहते हैं ट्रायंगल इनक्वलिटी। हिंदी में लिखना चाहे तो त्रिभुज असमीका, ठीक है। देखो दोबारा से देखें, यदि 4 कंडीशन कोई भी फलन डी है वो क्या करे, सेटिस्फाई करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस को क्या होना चाहिए, ऑलवेज होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस यदि 0 हो रही है तो वो एक ही कंडीशन, एक ही केस में हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है।
तीसरी कंडीशन है कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए डी वाई एक्स, वाई और एक्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर, तो वो कंडीशन हो जाएगी आपकी सिमेट्री की कंडीशन। फोर्थ कंडीशन होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए। देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऐसे काम करती है कि जैसे मान लो इसके बीच में पॉइंट जेड है, तो एक्स का जेड के बीच की डिस्टेंस, एक्स और जेड के बीच की डिस्टेंस और प्लस जेड और वाई के बीच की डिस्टेंस, एक्स और जेड के बीच की डिस्टेंस और जेड और वाई के बीच की डिस्टेंस, ये क्या होती है, इससे ऑलवेज कम होती है। तो ये आपकी जो सेटिस्फाई करेगा इसको कहेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, त्रिभुज असमीका कहेंगे इसको। तो ये जो चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको अपन क्या कहेंगे, मैट्रिक कहेंगे। ठीक है, अब आपका जो अक्स है वो आपका नॉन एम्प्टी सेट है और डी यदि दूरी का है, तब अक्स और डी मिलकर दोनों क्या बनाएंगे, मैट्रिक स्पेस बनाएंगे। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मैट्रिक स्पेस बनाएंगे। तो यदि अपन लिखना चाहे दूरी समष्टि की परिभाषा, तो दूरी समष्टि की क्या परिभाषा बनेगी, और जब इन पे अपन एग्जाम्पल करेंगे ना तब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। अभी आप इतना याद कर लो कि ये आपकी डेफिनेशन होती है और ये कंडीशंस होती हैं। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन और मैंने कंडीशन अच्छे से बता दी है, और आपको एग्जांपल में जब अपन अप्लाई करेंगे ना तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले अपन मैट्रिक स्पेस की परिभाषा लिख लेते हैं। मैट्रिक स्पेस क्या कहता है कि एक अरिक्त समुच्चय X, एक अरिक्त समुच्चय X तथा अक्ष पर परिभाषित एक दूरी D, तथा अक्ष पर परिभाषित एक दूरी D मिलकर एक दूरी समष्टि बनाते हैं। अक्ष आपका सेट हो जाएगा और डी आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। मिलकर एक दूरी समष्टि बनाते हैं, और दूरी समष्टि को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अक्ष कोमा डी से। दूरी समष्टि को अक्ष कोमा डी से व्यक्त एक्स कोमा डी से व्यक्त करते हैं। ये आपकी परिभाषा होगी। देखो सारी परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में, आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी तो आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको क्लियर अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। तो ये दूरी समष्टि की परिभाषा। अब देखो अपन एक पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है। आपके जो एग्जाम्पल का क्रम हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं बीच में क्या करता हूँ, एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। जैसे देखो आप मेरा करवाने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि पहले मैं परिभाषा लिखाता हूँ, फिर उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो सारे मैं एक साथ ही करवाता हूँ। तो वो आपके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, वो आपके एक्सरसाइज भी के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे वो सारे मैं करवाता हूँ एक साथ ही। ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये आपके भाई दूसरा नंबर का एग्जाम्पल होगा, कोई आपका हो सकता है 5वें नंबर का एग्जाम्पल हो, तो वो आप टेंशन मत लेना, सारे एग्जाम्पल कवर होंगे, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 1। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करने सारे ही हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R तथा निम्न प्रकार से परिभाषित है। परिभाषित फलन डी कैसे डिफाइन है, डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, मिलकर एक दूरी समष्टि बनाते हैं। इजी एग्जाम्पल है और इजी आपके ये एक्सरसाइज आपकी ये मान लो बहुत इजी है, तो बस आप साथ साथ में पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो और इनको रोजाना रिवाइज करते रहो।
दूरी की समष्टि बनाते हैं। और यही एग्जाम्पल आपके 2018 में पूछा हुआ है। देखना आप कैसे आराम से अपन इजी तरीके से अपन इसको सोल्व कर देंगे। सबसे पहले जब भी आपको थ्योरम हो चाहे एग्जाम्पल हो तो जो दिया होता है उसको लिखना होता है, ठीक है, कि क्या क्या अपने को चीजें दी हुई है। सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R पर तथा निम्न प्रकार से परिभाषित फलन D सच दैट dxy इक्वल टू दे रखा है मोड ऑफ xy, और x और y कहाँ से लिए गए हैं आपको R दे रखा है। इसका मतलब जो सेट दे रखा है x बराबर जो अपन लेते हैं कैपिटल X बराबर जो एरिक समुच्चय लेते हैं वो आपके पास क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो लेट x अपने पास क्या दे रखा है, R दे रखा है, ठीक है। और डिफाइन कैसे कर रखा है, dxy इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है, मोड ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। अपन को क्या प्रूव करना है, अपने को ये प्रूव करना है या शो करना है कि D इज मैट्रिक ऑन R, देन वी हैव टू शो दैट D is metric on R. D is metric on R. रियल नंबर के सेट पर ये क्या है, आपकी मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, M1। M1 क्या होती है कि x और y के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 0 होनी चाहिए। भाई D जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपन जानते हैं, देखो चूंकि वी नो दैट, अपन जानते हैं कि मॉडुलस जो होता है, भाई मोड जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। मोड जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे लिख भी सकते हो, वी नो दैट या सिंस मोड ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कुछ चीजें हैं जो बढ़िया तरीके से लिखी जाती है तो आपको उसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके आना है। देखो कैसे सिद्ध करना है कि अपन जानते हैं कि मोड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। तो मोड यदि ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो यहां से अपने पास जो फंक्शन दे रखा है वो मोड का ही दे रखा है। इसका मतलब मोड ऑफ x माइनस वाई भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। भाई अपन जानते हैं कि मोड ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। तो यहाँ पे जो अपने पास मैट्रिक दे रखी है वो मोड ऑफ x माइनस वाई है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है मोड ऑफ x माइनस वाई है ये भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और मोड ऑफ x वाई है वो x माइनस वाई है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इंप्लाइज दैट अपने पास जो मैट्रिक स्पेस दे रखी है वो भी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये होगी अपनी कंडीशन संख्या फर्स्ट सेटिस्फाई। देखो कंडीशन जो फर्स्ट होती है उसको अपन को क्या सेटिस्फाई करना है, अपने को सेटिस्फाई करना है कि x और y के बीच की डिस्टेंस को क्या दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है। देखो पहली कंडीशन क्या दिखानी है, x y को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो अपन जानते हैं कि मोड ऑफ x माइनस वाई है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि मोड ऑफ x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है ऑलवेज। तो ये वाला फंक्शन भी क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा। और ये किसके बराबर में दे रखा है, dxy के बराबर में। तो dxy यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहां से अपनी पहली कंडीशन को क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गई सेटिस्फाई। अब अपन दूसरी कंडीशन, देखो ध्यान से समझना है। मेरे को पता है यदि आप एक दो एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए ना आपके, तो सारे एग्जांपल आप खुद कवर कर सकते हो। बस आपको एक दो एग्जांपल आपको अच्छे से समझाने पड़ते हैं। तो देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि dxy है वो इक्वल टू यदि 0 है, x और y के बीच की डिस्टेंस यदि 0 है तो इफ एंड ओनली इफ। देखो थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज भी कर लिया करो, जिससे आपको आगे यदि एमएससी करनी है ना तो उसके लिए आपको फायदा मिल जाएगा। इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई, x और y के इक्वल होना चाहिए। या अपन वो तीर का निशान लगा सकते हैं, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइज दैट लिखते हैं ना, इंप्लाइज एंड ओनली इंप्लाइज, वो वाला। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। अब अपने को ये दिखाना है कि x और y के बीच की डिस्टेंस यदि 0 है तो इफ एंड ओनली इफ x और y दोनों क्या होंगे, बराबर। तो अपन लेफ्ट साइड को लेकर चल रहे हैं। मान लिया कि dxy के बीच की डिस्टेंस को क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। x और y के बीच की डिस्टेंस क्या है,
इक्वल टू 0 है। तो अपने को डी क्या दे रखी है, मोड ऑफ x माइनस वाई है वो इक्वल टू 0। आपको पता है, चूंकि आप जानते हो कि यदि मोड ऑफ x इक्वल टू 0 है, यदि मोड ऑफ x इक्वल टू यदि 0 है तो इसके अंदर वाली संख्याओं को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे अपन जानते हैं कि मोड ऑफ x माइनस वाई यदि इक्वल टू 0 है तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो देखो अब इसको दोनों तरफ से अपन प्रूव कर सकते हैं एक साथ ही, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे कि यदि अपन इसको ले उल्टा करना स्टार्ट करें कि x बराबर वाई है, तो x बराबर वाई है तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, और x माइनस वाई इक्वल टू यदि 0 हो रहा है इसका मतलब इसका मोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मोड इक्वल टू यदि 0 हो गया तो यहाँ से इसकी dx y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वन साइड प्रूव करेंगे और फिर अपन तीर के जो उल्टा तीर का निशान होता है वो भी अपन साथ में लगा देंगे, तो अपन के क्या हो जाएंगे, दोनों साइड से प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि अपने को इसको दोनों तरफ से प्रूव करना है कि यदि x और y के बीच की डिस्टेंस यदि 0 है तो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे कि x और y के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो देखो दोबारा बता देता हूं मैं, देखो यहाँ यदि x और y के बीच की डिस्टेंस यदि इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे जो d आपको दे रखा है मैट्रिक, वो कैसे डिफाइन कर रखी है, मोड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप जानते हो कि मोड ऑफ यदि x इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर की संख्या को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। अब जब इसका कन्वर्स प्रूव करना है, विलोम यदि इसको प्रूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, उल्टा तीर लगा देंगे। ऐसे x इक्वल टू यदि y है तो x माइनस वाई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और x माइनस वाई इक्वल टू यदि 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मोड 0 हो जाएगा, और मोड यदि इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसकी x और y के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस यही आपकी कन्वर्स प्रूफ हो गया। बहुत इजी एग्जांपल, आप एक बार अच्छे से समझ गए ना कॉन्सेप्ट को, तो ये मान के चलो आप सारे एग्जांपल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। तो ये हो गया अपने पास M2 कंडीशन। अब करेंगे M3 की कंडीशन को। M3 ये कहती है कि x और y के बीच की डिस्टेंस है वो y x के बीच की डिस्टेंस के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो वही इसका प्रूफ करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो x और y के बीच की डिस्टेंस को लेकर चलते हैं। यहां से देखो x और y के बीच की डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करा हुआ है, मोड ऑफ x माइनस वाई। अब यदि मैं इसको क्या लिख दूं, इसको मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने पर y माइनस एक्स ये हो जाएगा। और आपको पता है माइनस का मोड क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस का यदि मोड करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और y माइनस एक्स बन जाएगा। और y माइनस एक्स बनते ही ये क्या बन जाएगा भाई, एक तो x माइनस वाई है, इसका मतलब क्या है, x और y के बीच की डिस्टेंस है। और यदि y माइनस एक्स है तो ये किसके बीच की डिस्टेंस है, y और x के बीच की डिस्टेंस है। ये आपकी कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। देखो भाई डिफाइन कैसे इधर कर रखा है, x माइनस वाई इधर रखा है, इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई, और y माइनस एक्स है इसका मतलब डी ऑफ वाई एक्स। फोर्थ कंडीशन M4, ये आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि डी एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस है वो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के बीच की डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, इसका मान इससे क्या होना चाहिए, ऑलवेज कम होना चाहिए। ये आपकी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो देखो प्रूव करते हैं। लेट डी एक्स वाई अपने पास क्या रखा है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको ध्यान से समझ लेना। देखो यही काफी इंपॉर्टेंट होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारे एग्जांपल्स में ट्राइंगल इनइक्वालिटी को ही काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये प्रूफ हो गए तो ये मान के चलो सारे प्रूफ ही है। देखो एक्स माइनस वाई है, अब अपने को क्या करना है, जेड को इंक्लूड कराना है। तो जेड को इंक्लूड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड, जेड को मैंने जोड़ दिया और जेड को ही मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। जेड को आपको जोड़ना है और जेड को ही आपको क्या करना है, घटाना है। जब मैं इसका मोड अलग अलग लूंगा, भाई ये संख्या है ना, इसका मैं यदि मोड लूंगा अलग अलग, तो राइट साइड का जो मान है वो इस साइड वाली जो राइट साइड है ना, राइट साइड का मान आपको क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मोड ऑफ एक्स माइनस जेड और प्लस मोड ऑफ
जेड माइनस वाई। जब भी अपन क्या लेते हैं, आपको पता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी पड़ी हुई है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, मोड ऑफ एक्स प्लस x1 प्लस x2 है, वो लेस देन किससे होता है, मोड ऑफ x प्लस x1 प्लस x2। जब इसका मोड अपन लेंगे राइट साइड वाले पदों का, तो राइट साइड का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये किसका मान है, ये आपका डी एक्स जेड के बीच का डिस्टेंस है, और ये आपकी किसकी डिस्टेंस है, डी जेड कोमा वाई। तो ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया। तो डी एक्स वाई है वो किससे लेस देन हो जाएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये तो छोटी सी है, छोटा सा एग्जाम्पल था तो आराम से हो गया था। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल भी आएंगे आपके, तो यहां से लिख देंगे हेंस आर कोमा डी, क्योंकि आर एक समुच्चय था, एक्स कोमा डी का मतलब होता है समुच्चय होता है, डी उसमें मैट्रिक होती है, हेंस, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मैट्रिक स्पेस। हेंस आर कोमा डी इज मैट्रिक स्पेस, और इस मैट्रिक्स जो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होती है ना, ये मैट्रिक्स है उसको यूजुअल मैट्रिक्स कहते हैं, सामान्य मैट्रिक्स कहते हैं। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज यूजुअल मैट्रिक्स, यूजुअल मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं सामान्य दूरिक समष्टि, तो इसका नाम होता है साधारण दूरिक, यूजुअल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको ऐसे बोले जाए, यूजुअल मैट्रिक्स होती है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये होती है आपकी साधारण मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब लिखो इसका अगला एग्जाम्पल, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये काफी आया हुआ भी 2 में, मतलब 2018 में नहीं 2014 में पूछा हुआ है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये आप देख लेना भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 किसी बुक में, जैसे ये तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैं सारे आपको करवाऊंगा इसमें। मतलब सारे करवाने का मतलब सारे में आपको, चाहे वो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल हो, सारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो देखो, माना कि समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल 0,1 पर परिभाषित सभी वास्तविक मान परिबद्ध एवं संतत फलनों का संग्रह अक्ष है तथा अक्ष क्रॉस अक्ष से आर पर डिफाइन है, मेक फलन डी निम्न प्रकार परिभाषित है। तो ये फलन कैसे डिफाइन है, फंक्शन है ना, तो एफ कोमा जी इक्वल टू आपके पास है इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, और ये एफ और जी फंक्शन 2 है, वो क्या आपके पास बिलोंग्स टू एक्स है। प्रदर्शित करिए कि एक्स में डी एक दूरिक है, और ये एक दूरिक सिद्ध हो गया, तो एक्स कोमा डी मिलकर के बना देंगे दूरिक समष्टि। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अच्छा एग्जाम्पल भी है, और इसके एक एग्जाम्पल ऐसा सेम सा और भी है। तो देखो सॉल्यूशन, आपको क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल दे रखा है 0,1, उस पर परिभाषित सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक मान है वो परिबद्ध और संतत फलनों का संग्रह है। 2 फलन है इसमें, मतलब एक सतत फलन है जिसमें अक्ष है
अक्स है उसमें सारे क्या है, फलन है, और वो फलन कैसे हैं, एक तो बाउंडेड है और एक क्या है आपके कंटिन्यूस फंक्शन है, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। अब अक्स को और उस अक्स से आर पर एक फलन डी इस प्रकार से परिभाषित है कि दो फलन है एफ और जी मान लिया, उनके बीच की डिस्टेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि 0 to 1 इंटीग्रेशन मोड ऑफ एक्स माइनस जी एक्स मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, और एफ और जी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स में है वो सारे संतत फलनों का संग्रह है, मतलब कलेक्शन दे रखे हैं, उसमें दो फलन है, उन दो फलन के बीच की डिस्टेंस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। आपको कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि एक्स में डी क्या एक मैट्रिक बनाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो चीजें दी होती है ना उन चीजों को लिखना होता है, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले अपने को दे रखा है जो दूरी डिफाइन कर रखी है वही अपन लिख लेते हैं। लेट डी एफ जी इक्वल टू अपने को दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये आपको दे रखा है। सबसे पहली कंडीशन अपने को प्रूव करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि एफ और जी के बीच की डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस को अपने को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो मैं उसको उस पेन से लिख लेता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रूफ अपन कर रहे हैं। तो इस पेन से मैं लिख लेता हूं ये डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस को ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि अपन जानते हैं कि मोड फंक्शन क्या होता है, मोड फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है नहीं होता है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। मोड फंक्शन की प्रॉपर्टीज आप जानते हो, और इसमें जो फंक्शन दे रखा है वो भी आपको क्या दे रखा है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। तो मोड फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और यदि अपन पॉजिटिव फंक्शन का यदि अपन लिमिट के कांस्टेंट लिमिट के अंतर्गत यदि अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या होएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का यदि अपन इंटीग्रेशन करें 0 to 1 वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये मान पॉजिटिव आ रहा है और ये अपने पास जो फलन है वो डिफाइन इसी प्रकार से रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास डी एफ जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। देखो एक्स वाई भी लिख सकते हो और एफ जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं सोचोगे सर इसमें अपन एफ जी अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे अपन एक्स कोमा वाई लिख रहे हैं ऊपर, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ जी लिख लो चाहे एक्स कोमा वाई लिख लो, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ये तो अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे अपन इसलिए अपन एक्स कोमा वाई लिख रहे हैं क्योंकि अपने को भाई ये कंडीशन दे रही, कंडीशन से अपन इस प्रकार से लिखे एक्स कोमा वाई में, तो जिससे कि अपन अच्छे से उसको लिख सकते हैं और कुछ नहीं है। और एफ जी भी लिखना चाहो तो एफ जी भी लिख सकते हो, और यदि आप ऐसे नॉर्मल लिखना चाहते हो तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। भाई एक्स वाई के स्थान पर एफ जी भी लिखना चाहो तो एफ जी भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या थी, एफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही अपने को प्रूफ करना था। दो फलन लेने थे और दोनों फलन के बीच की डिस्टेंस को क्या दिखाना था, पॉजिटिव दिखाना था। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन को दिखाना है।
m2 m2 कंडीशन क्या होती है, अपने को दूसरी कंडीशन ये दिखानी है एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस यदि इक्वल टू 0 है तो इफ एंड ओनली इफ, या ये साइन भी लगा सकते हो, एक्स इक्वल टू इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे। लेट एफ और जी के बीच की डिस्टेंस को अपन ने क्या मान लिया, 0। भाई अपन काम तो आप जी पे कर रहे हैं ना, तो बस ये तो ऊपर वाली तो क्या प्रॉपर्टीज है अपन ने इस प्रकार से पढ़ाया, तो एफ जी भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपन ने क्या मान लिया, इस एफ जी को अपन ने क्या मान लिया, 0 मान लिया, और ये फंक्शन भी लिख लेते साथ में सामने। जीरो से 1 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 0 से 1 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको 0 होना पड़ेगा, तभी 0 आ सकता है इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर की वैल्यू 0 है, और अंदर क्या है आपके पास मोड फंक्शन है, और मोड फंक्शन यदि 0 आ रहा है इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर, इसके जो अंदर फंक्शन है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अपने को भाई डी एक्स कॉमा वाई यदि इक्वल टू 0 है तो यहाँ से अपन क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपन ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि डी एफ जी इक्वल टू यदि 0 होगा तो यहाँ पे एफ और जी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एफ एक्स माइनस जी एक्स का यदि डिफरेंस 0 है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, और ऐसे ही अपन इसका कन्वर्स कर सकते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों बराबर हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 है, सॉरी डिफरेंस 0 है, और डिफरेंस 0 है तो आपको पता है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स यदि 0 है तो इसका मतलब ये मोड फंक्शन हो गया, और मोड फंक्शन यदि 0 है तो इसका मतलब आप इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सेकंड। थर्ड कंडीशन को कैसे लिखेंगे, देखो थर्ड कंडीशन क्या है अपने पास, सिमेट्रिक, तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई एक्स लिख दो, चाहे आप डी एफ जी की जगह लिख दो, डी जी एफ निकालना है, बस कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप सोचते हो, कहोगे सर आप ऐसे लिख रहे हो, आप ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, और ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि डी एफ जी इक्वल टू डी जी एफ, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो प्रूफ, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, तो डी एफ जी लेकर चलेंगे, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 0 से 1 इंटीग्रेशन दे रखा है ना, एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब आपको पता है कि मोड फंक्शन तो कैसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो चाहे इसमें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, चाहे आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मोड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास डी जी एफ। ये आपकी कंडीशन हो गई थर्ड सेटिस्फाई। बहुत ही इजी सवाल है, ये आप आराम से खुद भी कर सकते हो, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अपन करेंगे चौथी कंडीशन, ट्राइंगल इनक्वलिटी। फोर्थ कंडीशन, ट्राइंगल इनक्वलिटी। ट्राइंगल इनक्वलिटी में क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है, डी एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस है वो किससे छोटी होनी चाहिए, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये आपकी हो गई ट्राइंगल इनक्वलिटी। इसको अपन क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करके दिखाएंगे। प्रूफ देखो, डी एफ जी को लेकर चलते हैं, डी एफ जी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास मोड फंक्शन दे रखा है ना, एफ एक्स माइनस, अपन उस प्रकार से बनाएंगे इसमें, अब देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है,
ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, डी एफ जी बराबर मोड ऑफ, अपन ने लिख दिया मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, देखो एच एक्स को जोड़ेंगे, अपन क्या जोड़ेंगे, एच एक्स को जोड़ेंगे, तो एच एक्स जोड़ देंगे और एच एक्स क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको लेकर चल रहे हैं अपन डायरेक्ट ही इसको कर दिया, देखो इसको ऐसे कर देते हैं, देखो अपन डायरेक्ट उसी को लेकर चलते हैं, देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स को लेकर चलते हैं। इसमें एच एक्स जोड़ देंगे और एच एक्स क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो एच एक्स जोड़ देंगे और एच एक्स क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले अपन एच एक्स को इंक्लूड कर देते हैं और फिर अपन दोनों को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है ना, तो देखो जब इसका मोड अलग अलग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एफ एक्स माइनस एच एक्स, और प्लस हो जाएगा ये एच एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, एच एक्स माइनस जी एक्स, और इधर वाली साइड अपने पास क्या चल रहा है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस 0 से 1 एच एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा अपने पास डी एफ जी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी एफ एच, और ये हो जाएगा अपने पास डी एच जी। बस मैन आ गए ना, एच इंक्लूड हो गया। तो अपन यही तो करते थे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, इसके बीच में एच होता है तो एफ एच की वैल्यू डी एफ एच प्लस एच जी, ये आपकी होगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। लास्ट में लिख देंगे हेंस डी इज metric on x, यहाँ से लिख देंगे implies that r comma d, r comma d नहीं है, x comma d है ना। x comma d is metric space on मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट एग्जांपल नंबर 2। अब करेंगे एग्जांपल नंबर 3। एक बार देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़े बन जाएंगे फिर वीडियो अपना, अभी टाइम है अपने पास। अब देखो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अभी वीडियो थोड़ा बड़ा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देखो वीडियो बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो से काम नहीं चलने वाला है। तो देखो अगला एग्जांपल है, लेट x इक्वल टू आर, एंड अपने को डिफाइन क्या कर रखा है, डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन शो दैट D is not metric on R। आगे मैं आपको बताऊंगा ये जो मैट्रिक्स अपन ले रखे हैं, जो थर्ड एग्जांपल में लिया है x इक्वल टू आर, जो अपन ने x जो सेट लेते हैं वो तो x इक्वल टू आर रियल नंबर का सेट है, और अपन ने जो मैट्रिक लिया है ना डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये आपकी छद्म दूरी होती है, सूडो मैट्रिक्स होती है, सूडो मैट्रिक स्पेस होता है। लेकिन ये अपन को आगे पढ़ना पड़ेगा, जब अपन सूडो मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना तब उसमें मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जांपल लिखना पड़ेगा कि जो मैट्रिक नहीं बनाता है परंतु वो छद्म दूरी का है। आपको ऐसा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी है कि एक ऐसा उदाहरण लिखो जो आपका सूडो मैट्रिक्स है, मतलब छद्म दूरी समष्टि है। आगे इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे थ्योरी एग्जाम्पल होने के बाद में अपन पढ़ेंगे एक डेफिनेशन छद्म दूरी की, सूडो मैट्रिक्स की। उस सूडो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, उसी से ये जो मैट्रिक स्पेस की जो कंडीशन होती है उसी से मैच करती है, पर एक कंडीशन उसमें फॉलो नहीं होती है, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे। लेकिन अब जैसे ये जो मैट्रिक स्पेस है ना, ये आपकी सूडो मैट्रिक्स होती है, ये आपकी मैट्रिक स्पेस नहीं बनाता है, तो ये सूडो मैट्रिक्स का एग्जांपल है।
देखते हैं अपन इसको प्रूव करते हैं कैसे ये मैट्रिक्स स्पेस नहीं होता है। तो देखो अपन के सबसे पहले अपनी जो कंडीशन दे रखी है वही लिखते हैं। अक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आर, और डी एक्स वाई इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन अपन प्रूव करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या प्रूव करनी होती है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो प्रूव करते हैं। देखो लेट डी एक्स वाई इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मोड में है, तो मोड तो आपके पास क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मोड ऑफ तो क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल रियल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। सेकंड कंडीशन प्रूफ करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि डी एक्स वाई इक्वल टू यदि 0, एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस यदि इक्वल टू 0 है तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे सेम होंगे। आपको ये प्रूव करना है। अब देखो एक बात देखो, इसमें आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि अपन ये मान लेंगे कि दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके बीच के डिस्टेंस तो 0 है परंतु वो दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है। या आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि इस कंडीशन से भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं, एग्जाम्पल लेकर भी बता देता हूं और वैसे भी प्रूव कर देता हूं। देखो दोनों प्रूफ ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या है इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड है वो इक्वल टू 0। आप जानते हो कि यदि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू यदि 0 है तो इसके अंदर वाली संख्या को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए, परंतु एक्स की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल रही है 2 वैल्यू मिल रही है। एक्स बराबर क्या मिल रहा है प्लस माइनस वाई मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो देयर इंप्लाइज दैट एक्स है वो नॉट इक्वल टू क्या है वाई है। एक्स वाई के बराबर नहीं हुआ क्योंकि एक्स है वो प्लस माइनस वाई के बराबर हो रहा है। एक्स क्या हो रहा है प्लस माइनस वाई दोनों वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा मैट्रिक नहीं होगा। यदि इसका आपको अथवा का पोर्शन करना है और पोर्शन करना है कि मान लो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, एक तरीका और भी है, आप उसके लिए एग्जांपल ले सकते हो। क्या एग्जांपल ले सकते हो, चाहे तो आप मैंने जो लेफ्ट साइड में करवाया ना उस तरीके को फॉलो कर लो, उससे भी यही आंसर है कि ये मैट्रिक नहीं बनाएगा। एक तरीका और भी है जिसमें आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। देखो एग्जाम्पल लेकर भी बता सकता हूँ। देखो जैसे इसमें क्या होता है लेट एक्स बराबर मैंने मान लिया 1 है और वाई बराबर मैंने क्या मान लिया -1 है। तो अब देखो एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस निकालो एक्स कोमा वाई, तो मतलब 1 कोमा -1 की डिस्टेंस निकालो। तो यहाँ से तो क्या फलन डिफाइन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रख दोगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 1 का स्क्वायर 1 -1, ये आ गया आपके पास इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो 0 आ गई, परंतु यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि D1,1 इसके बीच की डिस्टेंस तो क्या आ गई इक्वल टू 0 आ गई, परंतु 1 यहाँ पे -1 है ना, 1 है वो -1 के इक्वल है क्या नहीं। मतलब एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस तो 0 आ गई परंतु एक्स और वाई दोनों क्या है बराबर नहीं है। 1 है वो -1 के बराबर होता है क्या नहीं होता है ना। इस वजह से ये क्या आ गई इसकी डिस्टेंस तो 0 आ गई परंतु ये दोनों पॉइंट क्या है वो बराबर आपका नहीं है। मतलब समझ में आ गया क्या, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस यदि 0 है तो एक्स और वाई को दोनों को बराबर होना पड़ेगा। भाई मैट्रिक के लिए तो ये कंडीशन होती है कि भाई ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, परंतु अपन ने देखा कि 1 और -1 के बीच की डिस्टेंस तो इक्वल टू 0 है,
परंतु ये दोनों पॉइंट है वो बराबर नहीं है। तो आप इस तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। तो यहां लिख देंगे हेंस गिवन dxy इक्वल टू 0 बट अक्स है वो y के बराबर नहीं है। तो ये आपका क्या नहीं बनाएगा, मैट्रिक नहीं बनाएगा। वैसे लिख देंगे हेंस गिवन dxy इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही अपन छद्म दूरी में लेंगे उदाहरण, तब आपको मैं बताऊंगा कि ये मैट्रिक, उसमें भी आपको ये कि मैट्रिक स्पेस नहीं होता है बट ये सूडो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक ऑन नॉट मैट्रिक ऑन, और ये मैट्रिक नहीं होता है। ठीक है, अब लिखते हैं अगला एग्जांपल जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जांपल नंबर 1 है। और ये बस लास्ट एग्जांपल कराऊंगा, फिर उसके बाद में अपन अगले लेक्चर में करेंगे वो। ठीक है, तो देखो अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी एग्जांपल है। देखो माना कि प्रतिचित्रण डी आर क्रॉस आर से आर पर डिफाइन है, निम्न प्रकार से परिभाषित है। परिभाषित है डी एक्स वाई इक्वल टू, कैसे डिफाइन है, 0 और 1। 0 कब मिलेगा, जब एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं होंगे तब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। सिद्ध कीजिएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिद्ध कीजिएगी आर कोमा डी एक दूरिक समष्टि है और इस दूरिक समष्टि का नाम है आपको डिस्क्रीट मैट्रिक मिलेगा। एक दूरिक समष्टि है जिसे तुच्छ या विविक्त दूरिक डिस्क्रीट मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार देख लेता हूँ आया हुआ कब है, क्या लिख तो नहीं रखा इसमें, आया हुआ है पर एक मिनट को देख लेते हैं। ये आया हुआ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो 2013 में आया हुआ है, पर उसके बाद में भी आया ही होगा। अच्छा एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं प्रूफ या सॉल्यूशन। लेट डी एक्स वाई इक्वल टू अपने को दे रखा है 0 0 जब एक्स और वाई क्या होगा आपस में बराबर, और 1 कब, जब एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं हो। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करनी है, आपको सारी कंडीशन माइंड में याद होनी चाहिए कि अपने को कैसे क्या इसको प्रूव करना है। तो M1 पहली कंडीशन क्या होती है, अपने को ये बताना है पहली कंडीशन की एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको, फर्स्ट पार्ट को। तो देखो अब अपने को जो मैट्रिक डिफाइन कर रखी है वो कैसे डिफाइन कर रखी है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, कब, जब एक्स बराबर वाई है, और डी एक्स वाई है वो इक्वल टू क्या है, 1 है, जब एक्स बराबर वाई नहीं है। तो अपने को देखने से पता चल रहा है कि एक्स बराबर वाई होगा तब 0 होगा, और एक्स बराबर वाई नहीं होगा तब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो आपको पता है कि 0 या तो 0 आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ना।
तो यहां से अपन लिख देंगे क्या, चूंकि dxy की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यदि x बराबर क्या है, y है, और इसकी वैल्यू 1 कब आ रही है, जब इसकी वैल्यू क्या है, जब x है वो y के बराबर नहीं है। जब x y के बराबर नहीं है तो 1 आ रहा है, और x और y बराबर x बराबर y है तब ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दोनों ही मान क्या पॉजिटिव ही है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, क्लियरली है, हेंस अपन ये लिख सकते हैं कि dxy है वो क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू r। हो गई कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन में क्या करना होता है कि x बराबर y लेना पड़ता है ना, दो कंडीशन प्रूव करनी है अपने को। M2, तो अपने पास M2 कंडीशन क्या होती है, पहले कंडीशन लिख दिया करो कि अपने को प्रूफ क्या करना है। कंडीशन दूसरी क्या लिखनी है, dx और y के बीच की डिस्टेंस को इक्वल टू 0, तो यहां से x और y दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन, करते हैं प्रूफ करते हैं इसका। देखो तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x और y को दोनों को बराबर ले लेते हैं, ठीक है, x और y दोनों क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। एक मिनट रुकना। तो देखो कंडीशन अपने को क्या बताना है कि dx y के बीच की डिस्टेंस को इक्वल टू 0, यहां से x बराबर क्या बनाना, क्या सिद्ध करना है, y सिद्ध करना है। तो देखो कोई भी कंडीशन को पहले फॉलो कर लो, पहले x dx y इक्वल टू 0 ले लो, वहां से x बराबर y दिखा दो, और या x बराबर y को लेकर चल के उसको डिस्टेंस को 0 दिखा दो। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन को डिस्टेंस को लेकर चल रहे हैं। तो देखो यहाँ से अपन dx y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आपको पता है कि x और y के बीच की डिस्टेंस को 0 है, तो यहाँ पे अपने को क्या प्रूव करना है, x बराबर y। तो अपन के पास जो कंडीशन दे रखी है, मैट्रिक्स कैसे डिफाइन कर रखी है, मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है dx y इक्वल टू 0 कब, जब x बराबर y हो, और 1 कब, जब x बराबर y नहीं हो, यही है ना। तो यहां से देखो कि यदि मैंने इसकी x और y के बीच की डिस्टेंस को 0 मान लिया, x और y के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया, और ये कब दे रखा है आपको, जब x है वो y के बराबर है। तो यहां से प्रूफ हो गया, जब x बराबर y है तो x और y के बीच की डिस्टेंस को 0 हो गया। अब अपन इसका उल्टा सिद्ध करेंगे, यदि मान लो यदि x बराबर यदि y है, x बराबर y है, तो जब x बराबर y है तो इसके डिस्टेंस क्या है, 0 है। भाई x बराबर y है तो इसके बीच की जो मैट्रिक है वो कैसे डिफाइन कर रखी है, x और y के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 0 होगी, जब x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने आपको जो मैट्रिक दे रखी है उसको पढ़ना आना चाहिए। तो वो मैट्रिक कैसे डिफाइन कर रखी है, जब x और y दोनों पॉइंट बराबर होंगे ना तब तो इसका मान कितना आएगा, 0, और जब x और y दोनों बराबर नहीं होंगे तब इसका मान क्या आएगा, 1। तो देखो प्रूफ करते हैं। देखो कैसे, कि मैंने मान लिया कि dx y है वो इक्वल टू 0 है, यदि x और y के बीच की डिस्टेंस को इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस है वो 0 कब होगी, जब x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई। अब यदि x और y दोनों बराबर लेते हैं तब उसके जो मैट्रिक है वो कैसे डिफाइन कर रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 0 है। लेकिन यदि ये और कंडीशन प्रूव कर देते साथ में, यदि x और y दोनों बराबर नहीं है, x और y बराबर नहीं है, तब इसकी डिस्टेंस क्या है, x और y के बीच की जो 1 है, और 1 है वो 0 के बराबर नहीं होता है, जो कि गलत है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होएगी अपनी, ऊपर वाले से तो कंडीशन सेटिस्फाई होएगा ही, x बराबर y, उसमें तो x बराबर y को लेकर चलना होता है। तो अतः क्या हो गया, dx y के बीच की डिस्टेंस को इक्वल टू 0, और ये कब होगा, यदि और केवल यदि x और y दोनों बराबर होंगे।
हो गया सिंपली। देखो अपन को ये प्रूव करना है कि x और y के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले मैंने क्या मान लिया, x और y के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो मेरे को अब ये प्रूव करके दिखाना है x और y बराबर है। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन देना, सामने तो मैट्रिक्स डिफाइन करके उसको पढ़ो कि जब x और y दोनों बराबर होंगे तब इनका मान 0 होगा, एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस 0 होगी, और x और y दोनों बराबर नहीं होंगे तब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसकी जो डिस्टेंस है, देखो मैं एक बार नीचे समझा देता हूँ। देखो एक्स वाई को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब बताओ इसकी डिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स बराबर वाई, ये प्रूफ हो गया। अब क्या लेकर चल रहा हूँ मैं, एक्स और वाई दोनों को बराबर लेकर चल रहा हूँ। तो आपको पता है एक्स और वाई दोनों जब बराबर है तब इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। ये प्रूफ हो गई, यही तो प्रूफ करना था, हो गया। और इसमें एक्स बराबर वाई है, एक्स वाई के बराबर नहीं होता, तब इसके बीच की डिस्टेंस आपको 0 देनी रखी, 1 है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये आपकी कंडीशन हो गई सेकंड सेटिस्फाई। अब थर्ड कंडीशन को प्रूव करते हैं। इसमें तो कंडीशन फोर्थ है ना, वही इंपॉर्टेंट है बस, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। M3 M3 देखो क्या है, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, सिमेट्रिक कंडीशन दे रखी है ना। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी वाई एक्स होना चाहिए। डी वाई एक्स वाई इक्वल टू होना चाहिए डी वाई एक्स होना चाहिए। प्रूफ देखो इसका, यदि एक्स बराबर वाई है, एक्स बराबर क्या है, वाई है, तो एक्स बराबर वाई होगा जब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। और चाहे वाई बराबर एक्स लिख दो, चाहे एक्स बराबर वाई लिख दो, तो बात तो एक ही है। तो चाहे डी वाई एक्स लिख दो तभी इनकी डिस्टेंस 0 होगी, और डी एक्स वाई इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। एंड एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है तब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जब एक्स और वाई दोनों के आपस में बराबर नहीं है, जब एक्स और वाई दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 है। जब एक्स है वो वाई के बराबर नहीं है, जब एक्स है वो वाई के बराबर नहीं है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास, 1 है ना। जब एक्स वाई के बराबर नहीं है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। और यदि वाई और एक्स दोनों बराबर नहीं हो तब भी आपकी डिस्टेंस क्या होगी, 1 होगी। भाई अपने को सिमेट्रिक में क्या सिद्ध करना होता है, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स सिद्ध करना होता है। अब कंडीशन क्या, एक्स बराबर वाई है तब इसका मान कितना होगा, वाई एक्स बराबर वाई है तब भी इसका मान भी कितना होगा, 0 होगा, और इसका मान भी क्या होगा, 0 ही होगा, दोनों बराबर हो गए। लेकिन जब एक्स है वो वाई के बराबर नहीं है तब इसका मान 1 होगा, इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा, दोनों बराबर हो गए ना। भाई वाई एक्स के बराबर हो चाहे एक्स वाई के बराबर हो, तो बात तो बराबर ही है। एक्स और वाई के बराबर नहीं हो, वाई एक्स के बराबर नहीं हो, तो बात तो बराबर ही है ना। तो यहां से क्या हो गया, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स हो गया। तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी, implies that dxy equal to dyx for all x and y belongs to R। अब फोर्थ कंडीशन है, वही इंपॉर्टेंट है, उसको करने के बाद में अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखो
ये हो गई कंडीशन थर्ड आपको सेटिस्फाई। अब फोर्थ देखो कंडीशन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिए ना तो ये मान लो आपके आराम से सवाल हो गया पूरा। प्रूफ देखो इसका, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तीन अवयव ले लेते हैं एक्स वाई जेड फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। अब देखो कितने केस बनेंगे, चार केस, तीन से चार केस बनेंगे इसके, पांच भी बना सकते हो, चार भी केस बन सकते हैं। देखो अब या तो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, भाई ये कंडीशन हो सकती है ना पहली कि या तो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एक्स और वाई और जेड तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब एक्स वाई के बराबर होगा तब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि मैट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन कर रखी है, डी एक्स वाई इक्वल टू अपने पास कैसे डिफाइन कर रखा है, जीरो कब होगा, जब एक्स और वाई क्या होंगे, बराबर होंगे, और वन कब होगा, जब एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं होंगे। यही तो है। तो हमने मान लिया एक्स वाई जेड तीन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में वैसे में तीन अवयव चाहिए होते हैं, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब पहली कंडीशन क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों क्या है, बराबर है, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, बराबर है, और तीनों बराबर है। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो, वाई और जेड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो, और जेड और एक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी। तो ऊपर जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी दे रखी है ना उसमें वैल्यू पुट कर दो, सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। देखो तो डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो देखो इसकी वैल्यू रखी जीरो, इसकी वैल्यू रखी जीरो प्लस जीरो, तो जीरो लेस देन जीरो, इक्वल वाला केस तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, यहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड एक्स, हो गई ना। चाहे तो इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, चाहे लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक कंडीशन इसकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, हो गई। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस में क्या होगा, एक्स है वो वाई के तो बराबर है परंतु जेड के बराबर नहीं है, एक्स वाई के बराबर है परंतु जेड के बराबर नहीं है। तो जब एक्स है वो वाई के बराबर है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स है वो वाई के बराबर है परंतु एक्स है वो जेड के बराबर नहीं है, और वाई भी क्या है इसके, जेड के बराबर नहीं है। तो देख लो जब एक्स बराबर वाई है, जब एक्स बराबर क्या है, वाई है, ऊपर देखो कंडीशन कि जब एक्स और वाई दोनों बराबर है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल टू जीरो। जब एक्स है वो जेड के बराबर नहीं है तब उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वन, और जब वाई है वो जेड के बराबर नहीं है तब उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अपने पास वन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं होने पर उसका मान वन आता है। अब इसको क्या करो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में रखो, तो या तो लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या इक्वल वाली कंडीशन। तो देखो रखो डी एक्स जेड डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस, रख दो। देखो एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस तो कितनी है, जीरो, लेस देन इसका मान कितना है, वन प्लस वन, तो ये हो गया जीरो ग्रेटर देन टू, हो गई सेटिस्फाई। दूसरे वाले केस में क्या, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, हो गई ना कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है। अब देखो केस संख्या सी, मतलब केस थर्ड लेते, तो थर्ड में तीनों ही बराबर नहीं है आपस में, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स है वो वाई के बराबर नहीं है, और एक्स है वो जेड के बराबर भी नहीं है, और वाई है वो जेड के बराबर नहीं है। तो तीनों केस में क्या होंगे, जब एक्स है वो वाई के बराबर नहीं है
तो जब x y के बराबर नहीं है तो x और y के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। जब x z के बराबर नहीं है तो x और z के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। जब y है वो z के बराबर नहीं है तो y और z के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 1 होगी। तो रखो इसमें डी एक्स वाई लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, रख दो। डी एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस क्या, 1 लेस देन 1 प्लस 1, तो ये आ गया वापस 1 लेस देन 2। सॉरी, अपन ने जो सी केस लिया है ना उसमें तीनों नॉट इक्वल टू नहीं लिया। अब की बार अपन एक्स वाई के बराबर लेंगे पर जेड के बराबर नहीं लेंगे। एक कंडीशन अपन ऐसे बना लेते हैं, फिर लास्ट वाली कंडीशन में हो जाएगा एक्स और वाई जेड तीनों इक्वल नॉट इक्वल है। देखो इसके इक्वल मान लेते हैं अब की बार, है ना। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो इक्वल वाला केस हो गया ना। तो ये हो गया डी एक्स वाई इक्वल टू ये हो गया केस नंबर सी। अब देखो केस डी, एक्स है वो जेड के बराबर है परंतु वाई के बराबर नहीं है। तो इसमें मतलब क्या हुआ, एक्स है वो जेड के बराबर तो लिया लेकिन एक्स है वो वाई के बराबर नहीं है और जेड भी वाई के बराबर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लो। एक ऐसी हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा लास्ट वाला कि एक्स और वाई तीनों ही आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा कि जब एक्स जेड के बराबर है तब क्या हो जाएगी डिस्टेंस एक्स और जेड के बीच की, 0। जब एक्स है वो वाई के बराबर नहीं है तब एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1। जब जेड है वो वाई के बीच जेड वाई के बराबर नहीं है तो जेड और वाई के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में रख दो वैल्यू, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसकी। तो एक्स वाई का मान तो कितना आ गया अपने पास, 1 और इसका 1 प्लस 0, 0 प्लस 1। तो ये इक्वल वाला साइन लग जाएगा इसमें, 1 लेस देन 1। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स वाई इक्वल टू ये आपका इक्वल हो गया, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस भी 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इक्वल वाले में तो 0 होती है और नॉट इक्वल वाले में 1 होती है। डी जेड वाई इक्वल टू डी एक्स जेड होगा ना। तो ये हो जाएगी अपनी एक्स वाई की जो डिस्टेंस हो जाएगी 1 आ जाएगी, वाई जेड के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 1 और एक्स जेड के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास 1, रख दो। ये आ जाएगी 1
लेस देन 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 लेस देन 2। तो इसमें आ गया डी एक्स वाई इक्वल टू, सॉरी ये वाला मान बढ़ा गया, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो ये 5 केस बनेंगे आपके, और पांचों केस में अपन देख रहे हैं या तो लेस देन वाला आ रहा है या इक्वल वाला केस आ रहा है ना। तो ये आपकी हो जाएगी मैट्रिक स्पेस। अतः डी क्या हो जाएगा, दूरी को हो जाएगा, और आर कोमा डी मिलकर एक दूरी समष्टि बनाएंगे, और उस दूरी समष्टि का नाम होगा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। अतः डी एक दूरी के, आर कोमा डी एक दूरी समष्टि है, यह दूरी एक विविक्त दूरी का है। डिस्क्रीट मैट्रिक। अतः आर कोमा डी विविक्त दूरी का। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए 4 क्वेश्चन, और आगे अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो गया ना।